क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स में आज हम एक नई पॉसिबिलिटी का जिक्र करते हैं जो कि हो सकता है आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग हो। और वो पॉसिबिलिटी ये है कि क्वांटम पार्टिकल अभी यहाँ मिला और थोड़ी देर बाद एक दूसरे रीजन में मिला, लेकिन उसके लिए पहले रीजन से ट्रैवल करके दूसरे रीजन में जाना इम्पॉसिबल था। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैलकुलेशन के ज़रिए दिखाना है। और कैलकुलेशन जो है वो करनी तो चाहिए वेव पैकेट के साथ, क्योंकि पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल तो वेव पैकेट होता है। लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस करना है प्लेन वेव, और ये एक अप्रॉक्सीमेशन होगी। तो प्लेन वेव भी मुझे इंट्रोड्यूस करनी है, और ये अप्रॉक्सीमेशन कैसी है, अच्छी है बुरी है, ये भी इंट्रोड्यूस करना है। और उसके बाद मुझे बताना है कि पहले रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, उसका नाम ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है, वो इंट्रोड्यूस करना है। और क्योंकि पार्टिकल ट्रैवल करते वक्त वेव है, तो अगर वेव ट्रांसमिट करेगी, प्रोबेबिलिटी वेव है, ट्रांसमिट करेगी, तो कुछ उसका हिस्सा रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होगी। और इसको पहले कैलकुलेट करना है एक सादा, ज़्यादा सादा केस के लिए, जिसका नाम है स्टेप पोटेंशियल। और ज़्यादा सादा का मतलब है कि असल जो मैंने ये बात की थी ऊपर क्वांटम टनलिंग, वो एक अगले केस के लिए, और केस का नाम है, क्वेश्चन का नाम है पोटेंशियल बैरियर। और पोटेंशियल बैरियर क्वेश्चन का नाम है, और इस क्वेश्चन का जब जवाब होगा तो वो टनलिंग है। और मैंने अभी इसमें जवाब का जिक्र किया था, लेकिन मुझे पहले कैलकुलेशन करके सवाल के बाद जवाब तक पहुंचना है। और फिर मुझे ये बताना है कि ये ठीक है, पतलिंग है, या जो भी है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है अल्फा रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए। तो ये टोटल प्लान है। अब इसमें कैलकुलेशन जो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मुझे बताना है कि प्लेन वेव किधर से आई। प्लेन वेव तो पहले का भी बहुत ज़्यादा जिक्र हो चुका है, लेकिन अब इस वक्त हम एक बाकायदा कोर्स, क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में एक मेच्योर स्टेज पर हैं। तो मेच्योर स्टेज में वो ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ रिजल्ट नहीं बताने, आपको पूरी क्वांटम मैकेनिक्स बतानी है। तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स आप मुझसे पूछे ना कि एक एक सेंटेंस में ऑलमोस्ट मैं पूरी क्वांटम मैकेनिक्स बता दूं, तो मेरा जवाब ये होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स मुख्तलिफ ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यू और अब कह सकते हैं आइगन फंक्शंस कैलकुलेट करने का नाम है। तो बात प्लेन वेव से शुरू नहीं करनी चाहिए, बात किसी ऑपरेटर से शुरू करनी चाहिए। और अगर ऑपरेटर हैमिल्टोनियन है, तो ऑपरेटर की आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए जिस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा वो कहलाती है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से शुरू करके प्लेन वेव बताना है। सिर्फ ये नहीं बता देना कि प्लेन वेव है, बल्कि क्यों है, और क्यों का मतलब है ये श्रोडिंगर इक्वेशन से कैसे डिराइव होती है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने पहले एक सिंपल केस के लिए लिखता हूँ, फ्री पार्टिकल। ये सबसे सादा केस हो सकता है कि जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अब ये देखें, ये काइनेटिक एनर्जी टर्म और ये दूसरी पोटेंशियल एनर्जी टर्म ज़ीरो है। अब इस इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में लिखें, जस्ट एक मैंने कांस्टेंट को इधर लेकर गया हूँ, तो ये बन गई है ये। और ये ज़रूरी है, यहाँ अगर मैंने यहाँ आना था, ये 2m/h² आना था। तो इसको मैंने इसमें से ये माइनस छोड़कर, मतलब ये डिफाइन करते वक्त ये ध्यान रखा है कि ये जो k² है ना, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो, क्योंकि स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा तो क्वांटिटी रियल हो सकती है, और के असल में वेव नंबर है और ये रियल है। तो ये भी आप देख लीजिए कि अगर ई पॉजिटिव है, तो ये तो डेफिनेशन करते वक्त ये ख्याल करना है, और अब भर में ख्याल कर लिया है। और अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आप गैस भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, पहले भी अपीयर हो चुकी है। तो ये अगर आपने अभी भी गैस करना है, और अगर आप इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलस का मसला है कि 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करें, -k² आए और फिर वही फंक्शन वापस आ गया। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, साइन और कॉस, इनको भी 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करें, वापस आ जाते हैं। बट इन दैट केस ये अगर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि पता है दूसरा ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के एक्स। तो अगर उसके बजाय मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चूज करूं, तो साई जो है ये रियल हो जाएगा इसका सोल्यूशन। और ये रियल होने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी करंट ज़ीरो हो जाएगा। और कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी करंट होता है IOTA/h/2m साई वेव फंक्शन, फुल टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। ये उसका है स्पेस फैक्टर,
जिसके हम डिस्कस कर रहे थे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है या ई पावर आयोटा के एक्स या ई पावर माइनस आयोटा के हो सकता है, साथ एक टाइम फैक्टर होगा। ये हो गया वेव फंक्शन, फिर ग्रेडियंट ऑफ वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये इसमें क्योंकि स्पेस फैक्टर रियल है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में यहाँ कुछ असर नहीं होगा, ये अनचेंज रहेगा। सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन का असर टाइम फैक्टर में माइनस आयोटा पे प्लस आयोटा होगा। और उसके बाद दूसरी टर्म पहली टर्म का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होती है, तो इस टर्म में ये जो नेट रिजल्ट में तो आयोटा बचेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम फैक्टर में ये जो ग्रेडियंट है ये टाइम फैक्टर पर तो इफेक्ट नहीं करेगा। तो टाइम फैक्टर तो ग्रेडियंट से इधर बाहर ले जाया जा सकता है और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो असल में आप ये देखें तो साई स्क्वायर है, साई ग्रेड साई है, ग्रेडियंट ऑफ साई, और इसमें कोई आयोटा नहीं है नेट रिजल्ट में। तो माइनस जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो एक चीज़ अपने ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट होगी और नेट रिजल्ट जीरो हो जाएगा। और हमारी मेन फिजिक्स पर अगर मैं वापस जाऊं तो उसका मतलब यह है कि अगर मैंने साई को रियल चूज किया है तो ये प्रोबेबिलिटी करंट जीरो हो गया है। और प्रोबेबिलिटी करंट जीरो होने का मतलब ये है, लोग ये कहना पसंद करते हैं कि प्रोबेबिलिटी करंट करने का मतलब है कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, ये फ्लो नहीं कर रहा, करंट के लफ्ज़ करीब है, लेकिन बहुत लोगों को ये इस तरह कहना पसंद है कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पार्टिकल मूव कर रहा है, ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है। ये सब कुछ नहीं बताएगी, आपको कुछ चीज़ बताना होगी और क्वांटम मैकेनिक्स उसके मुताबिक आपको रिजल्ट देगी। अगर आपने ये कहा है कि पार्टिकल इनिशियली मूव कर रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स ने नहीं कहा कि इनिशियली मूव कर रहा है, अगर आपने कहा मूव कर रहा है तो फिर आपको इसके मुताबिक कैलकुलेशन करनी होगी। और आपने जो कहा है उसका मतलब, क्योंकि मूविंग कहा है तो मूविंग का मतलब है प्रोबेबिलिटी करंट को नॉन जीरो कहा है, तो ये जो जीरो होना और ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सब कुछ रिजेक्ट करना होगा। और उसके बजाय जो साई है उसको हमने रियल नहीं लेना होगा बल्कि कम्प्लेक्स लेना होगा, जो कि ईपा आयोटा के एक्स है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि इसको भी अगर इस इक्वेशन में डालकर दो दफ़ा ये ब्लू फैक्टर को इसमें डालकर चेक करेंगे तो एक डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में एक दफ़ा आयोटा क्या आएगा और दोबारा आयोटा क्या आएगा, प्लस माइनस जो भी है स्क्वायर होकर ये प्लस हो जाएगा और आयोटा दो स्क्वायर होकर माइनस दे देगा और आपको यहाँ माइनस मिलेगा। तो ये मैथमेटिकली कैलकुलस के मुताबिक ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो पॉसिबिलिटी है, अगर हमने कहा क्वांटम मैकेनिक्स ने नहीं कहा, अगर हमने कहा कि हमारी बाउंड्री कंडीशन या कंडीशन ये है कि पार्टिकल मूव कर रहा है, तो फिर हमें उसके मुताबिक कंसिस्टेंटली होना होगा और ये हमें एक्सपोनेंशियल चूज करना होगा। और ये तो है सिर्फ स्पेस फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, साथ टाइम फैक्टर भी शामिल कर लें तो ये जो नेट चीज़ है ये मैंने पिंक में शो कर दी है और ये टोटल वेव फंक्शन होगा। और अब इसको आप पहचाने, ये प्लेन वेव है, लेकिन सिर्फ एक नई चीज़ है। प्लेन वेव में अभी तक kx माइनस ओमेगा टी पड़ा था, अब यह माइनस भी आ गया है कि यानी पहली टर्म है वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। अच्छा, ये प्लस और माइनस दोनों के साथ कैलकुलेशन मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ और रिजल्ट ये जो है इस केस में प्रोबेबिलिटी करंट की कैलकुलेशन हो चुकी है। और अभी अगला मुझे ये दिखाना है, लेकिन वो दिखाने से पहले ही बता दूं कि अगर ये प्लस होगा तो वो जो कैलकुलेशन है उसके मतलब प्रोबेबिलिटी करंट प्लस होगा। और प्रोबेबिलिटी करंट प्लस होने का मतलब ये है कि लोग ये कहना पसंद करते हैं कि पार्टिकल राइट को मूव कर रहा है, और अगर माइनस हो तो प्रोबेबिलिटी करंट नेगेटिव है और लोग ये कहना पसंद करते हैं कि पार्टिकल लेफ्ट को मूव कर रहा है। ये कॉमन यूजेज है और आपको इसको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि ये जो मैंने कैलकुलेशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन में एक पॉसिबिलिटी थी प्लेन वेव और मैंने वो आपको इंडिकेट कर दिया, लेकिन ये वो जो पॉसिबिलिटी है फिजिक्स के मुताबिक हो ही नहीं सकती का मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में ट्रांसलेशन ये है कि उस पॉसिबिलिटी के एक्चुअल होने का कोई चांस नहीं है कि इसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। और प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होने का मतलब की वजह यह है कि वेव फंक्शन ज़ीरो है, और वेव फंक्शन ज़ीरो होने की वजह यह है कि वेव फंक्शन का जो शुरू में फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वो ज़ीरो है। तो अगर तो प्लेन वेव है तो ये हो ही नहीं सकती। तो जो चीज़ हो ही नहीं सकती मैं उसकी बात क्यों कर रहा हूँ? तो जवाब ये है कि जो एक्चुअल हो सकती है वो वेव पैकेट है, और वेव पैकेट में एक के या वो एक वेव नंबर या एक एच बार की एक मोमेंटम या एक एनर्जी वाला नहीं होगी। अगर
एक मोमेंटम होगा तो एक एनर्जी होगी, और वेव पैकेट के लिए ऐसा नहीं हो सकता, एक एनर्जी नहीं है। वेव पैकेट असल में, वेव पैकेट में आप ये देखें, ये एक वेव पैकेट अगर ट्रेवल कर रहा है, ये वेव पैकेट है और इसको मैं ज़्यादा करता हूँ, ये पैकेट है, इसमें जा रहा है, इसमें एक एनर्जी की रेंज है, एक एनर्जी नहीं है। अच्छा, इस रेंज के बारे में हालांकि शायद मेन के लिए ज़रूरत ना हो, लेकिन ये बहुत आम तौर बात की जाती है, तो मुझे कभी ना कभी ये करनी है कि इस एनर्जी की एक वैल्यू ना होने को कई बार लोग इस तरह कहते हैं कि एनर्जी की वायलेशन हो रही है, कि ये किसी जगह पर ना थोड़ी देर के लिए, और स्पेशली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम पर कहते हैं कि अनसर्टिटी, अगर एनर्जी में एक अनसर्टिटी है तो उसका मतलब थोड़ी के लिए, देर के लिए एनर्जी की वायलेशन हो सकती है। यहाँ अगर इसको वायलेशन कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं। ये जो एनर्जी, अगर एक से ज़्यादा एनर्जीज हैं तो ये स्प्रेड है, यानी पहली दफ़ा डिटेक्ट करें तो फर्ज करें 4 यूनिट मिले, बाद दोबारा डिटेक्ट करें अगर 4.5 यूनिट मिले, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी की वायलेशन हो गई है। असल बात ये है कि 4 की भी पॉसिबिलिटी थी और उसकी प्रोबेबिलिटी थी, और उसके बाद 4.5 की भी प्रोबेबिलिटी थी, तो कभी 4 मिल गया, कभी 4.5 मिल गया। ये तो ऐसी है, कभी डाइस में कभी आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, कि 3 मिल गया। अब डाइस में अगर 2 के बाद 4 मिल गया तो अब ये थोड़े कहेंगे कि डाइस के नंबर की वायलेशन हो गई। वायलेशन ये स्प्रेड है। तो ये मान लें कि ये टॉपिक है, ये भी एक ज़रूरी है, किसी ना किसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें आमतौर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, ठीक है। तो लेकिन अब हम वापस आते हैं इस कमेंट को, आप समझ आया तो ठीक, वायलेशन स्प्रेड का नहीं भी आया तो भी कोई मसला नहीं, ये एक साइड कमेंट था। लेकिन अब मैं मेन टॉपिक पर वापस जाता हूँ, और मेन टॉपिक यही था कि हमें प्लेन वेव को इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, जबकि असल में तो वेव पैकेट है। अब इसमें मेन ये बात है कि अगर वेव पैकेट है तो एनर्जी की एक रेंज होगी, स्प्रेड होगी, लेकिन अगर प्लेन वेव है तो फिर हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, इस वेव पैकेट को, एक प्लेन वेव से। और इस अप्रॉक्सीमेशन का एक असर यह है कि एनर्जी के, असल में जो वेव पैकेट के लिए तो एनर्जी की एक रेंज थी, ये देख लीजिए रेंज है, उम्मीद है आपको दिखाई दे रही है थोड़ी सी तस्वीर के अंदर। ये किसी दूसरे की बनाई तस्वीर है तो मैं आपको इसको बड़ा करके नहीं दिखा सकता, आप मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, कि ये एक रेंज है, ये 15 के करीब है, और ये 15 से मेरा ख्याल है, ये आई कैन से है कि ये 13 से 15 तक है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको प्लेन वेव से अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो प्लेन वेव का एक के होता है, एक ओमेगा होता है, एक एनर्जी होती है। ये देखें, एक एनर्जी यहाँ है, एक ही एनर्जी है, इसमें कोई स्प्रेड नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो एनर्जी कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ मिडल रीजन में भी एनर्जी की थोड़ी देर के लिए कोई वॉल्यूशन नहीं हुई, एनर्जी कांस्टेंट है। तो ये जो कुछ कांस्टेंट एनर्जी की जो सोल्यूशन है, ये कहलाता है प्लेन वेव। और मैंने सबसे पहली जो कैलकुलेशन दिखाई थी वो प्लेन वेव की थी, मैं वेव फंक्शन पहले दिखा दिया, और अब उस प्लेन वेव की दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो ये असल में, तो जब हम इसको, ये तो सीट थी, असल में वेव पैकेट है। जब हम इसको प्लेन वेव से, प्लेन वेव का एक फीचर है एनर्जी कांस्टेंट है, ये करेंगे, और जब हम इसको करेंगे तो अब ये मैं एक रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ जो कि मुझे एक्चुअली कैलकुलेशन के जरिए बाद में दिखाना है, लेकिन क्योंकि वेव पैकेट की तस्वीर यहाँ है तो मैं कंपैरिजन के लिए रिजल्ट दिखा देता हूँ। उसकी आपको डेरिवेशन पता नहीं चलेगी, वो डेरिवेशन के लिए आपको एक वीडियो में मजीद 5-10 मिनट इंतजार करना होगा। तो तस्वीर ये है, और ये 4-5 स्लाइडों के बाद दोबारा तस्वीर आएगी, ये मैं आपको पहले भी दिखा देता हूँ, बाद में दोबारा भी दिखा सकता हूँ। और वो ये देखें, वेव पैकेट में ये था कि ये पहली बात तो ये है कि इसमें एक एनर्जी की रेंज थी, और अभी यहाँ एनर्जी की रेंज नहीं है, ये कांस्टेंट एनर्जी है। और ये पोटेंशियल एनर्जी तो ये इसमें भी है, वेव पैकेट के साथ भी है और प्लेन वेव के साथ भी है। जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ ये देखिए कि ये जो है ना, ये वेव पैकेट है, और ये इसके बाद इसमें कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अगर हमने प्लेन वेव पैकेट में तो एक एक कम ज़्यादा है ना एम्पलीट्यूड, लेकिन अगर हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया है एक प्लेन वेव से, तो आप ये देखें कम ज़्यादा नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड एक ही चल रहा है थ्रू आउट। तो ये हमने वेव पैकेट को इस प्लेन वेव से अप्रॉक्सीमेट किया, और जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी वो इस प्लेन वेव की थी। अच्छा, इससे गुजरने के बाद ये जो है ना, यहाँ ये भी आप ये देखिएगा कि शायद आपके लिए देखना का खैर पहुँचा सकता है, बहुत मुश्किल हो कि ये वेव पैकेट असल में तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर ये प्लेन वेव है तो ये ख़त्म नहीं होती, ये चलती जाएगी। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि अच्छी है बुरी अप्रॉक्सीमेशन है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि, लेकिन
इतना इससे पहले मैं बता दूं कि अच्छी बुरी होने का मतलब यह है कि मेजरमेंट के मुताबिक क्या होगा, क्योंकि हम साइंस कर रहे हैं, मतलब कि पसंद नापसंद उस तरीके से नहीं कर रहे। तो साइंस में अच्छी बुरी का डिसीजन करने से पहले हम ये देखें कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। और तो जवाब यह जो हमने कैलकुलेट करना है वो है ट्रांसमिशन। आप समझिए क्या है कि पहले रीजन से दूसरे, लेफ्ट रीजन से राइट रीजन में जाने, ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी। और ये बाकायदा टर्मिनोलॉजी में, अच्छा अगर मैं लेफ्ट और राइट की बात कर दी तो मैं ट्रांसमिशन चले मैं ये दिखा देता हूँ। ट्रांसमिशन ये है कि ट्रांसमिट होने के बाद प्रोबेबिलिटी करंट, उसको डिवाइड करें ट्रांसमिट होने से पहले जो इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट था, प्रोबेबिलिटी करंट के लेटर जे होता है, तो जे की रेशो। और ये क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी के तौर पर मैं से बोलता रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर रेशो नेगेटिव भी है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, यानी इसका मॉडुलस लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो ये तो है ट्रांसमिशन। यहाँ से एक रीजन में इनिशियली भी प्लेन वेव है, फाइनल प्लेन वेव है, लेकिन अभी देखें प्लेन वेव की वेवलेंथ बदल गई है। तो वेवलेंथ मतलब है कि वेव नंबर बदल गया है, और वेव नंबर बदलने का मतलब है कि मोमेंटम बदल गया है, और उसका मतलब है इनर मोमेंटम बदल गया है वेव। और अच्छा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही है। अगर मोमेंटम बदला है तो उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बदली है, और उसकी वजह यह है कि पोटेंशियल एनर्जी भी बदली है। तो ये सारे फैक्ट्स है, जो कुछ होगा ये ट्रांसमिशन होगी ये। और फिर अगर ये वेव अगर ट्रांसमिट करेगी तो कुछ का पार्ट रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा। जैसे यहाँ में इधर आ गया रिफ्लेक्ट, ये बी ए इंसिडेंट है तो कुछ बी भी होगा, तो यहाँ मैंने दिखाया ए और ये बी भी होगा। और रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन के मामले में भी वही बात होगी कि रिफ्लेक्शन की भी एक प्रोबेबिलिटी होगी, वो भी रिफ्लेक्शन करंट, ये रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट है। और इनिशियली जो इधर जा रहा है वो ये इन दोनों की जो रेशो की एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। तो ये कैलकुलेट करनी है। और जो हमने अप्रॉक्सीमेशन अच्छी बुरी जो देखनी है वो हमने इनमें देखनी है कि ये जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट हैं, अगर हमें वेव पैकेट के बजाय प्लेन वेव लें तो ये कितने अफेक्ट होते हैं, इन पर कितना असर पड़ता है। अगर ज़्यादा असर पड़ता है तो हमारी अप्रॉक्सीमेशन बुरी है, और अगर कम फर्क पड़ता है तो हमारी अप्रॉक्सीमेशन अच्छी है। अब इस बैकग्राउंड के साथ आप ये देखें कि मसला ये है प्लेन वेव के साथ कि प्लेन वेव में जो हर वेव के साथ की शुरू में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है प्लेन वेव के लिए, तो ये होता ही ज़ीरो है। तो आप कह सकते हैं कि प्लेन वेव में तो यह है कि ना कुछ आ रहा है, ना कुछ जा रहा है, ना कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कुछ का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी करंट, और प्रोबेबिलिटी करंट का ये फार्मूला होता है जो कि एच बार के मोमेंटम और मास, ये आप इसे कह सकते हैं क्लासिकली ये वेलोसिटी है, और साथ कुछ होने का यानी वेव फंक्शन का स्क्वायर है। तो अगर वेव फंक्शन है ही नहीं तो स्क्वायर भी जीरो होगा, प्रोबेबिलिटी करंट भी जीरो होगा। और ये आप कह रहे हैं इसका मतलब है कुछ मूव नहीं कर रहा, आपके जहन में आ सकता है। अगर प्लेन वेव है तो इसका मतलब है प्लेन वेव एक बहुत बुरी फिजिक्स है, बहुत बुरी अप्रॉक्सीमेशन है, और आप इसे सोच सकते हैं। लेकिन एक आर्गूमेंट है कि ये इतनी बुरी फिजिक्स, ये इतनी बुरी अप्रॉक्सीमेशन नहीं है जितनी अभी आपको लगी है पिछले 1-2 मिनट में। और प्लेन वेव को के हक में आर्गूमेंट देने का तरीका ये है कि आप फिजिकल प्रेडिक्शन कैलकुलेट करें, मिसाल के तौर पर ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। अब ये ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट करंट्स की रेशो, और करंट में दो चीज़ें होती हैं। अगर आप रेशो ले रहे हैं तो एच बार और एम कैंसिल हो जाने हैं, और प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू में ख़त्म हो जाना है। जो बचेगा के है, ये दो डिफरेंट के हैं, तो इनकी रेशो होगी ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट, और फिर जो ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इनकी रेशो होगी। तो असल बात यही है ना कि ये एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो बाई डिवाइडेड की लिमिट है, और ये नॉन ज़ीरो हो सकती है। जैसे डिफरेंशिएशन में डी वाई ओवर डी एक्स है, डी एक्स भी अप्रोचिंग टू ज़ीरो होता है और डी वाई भी अप्रोचिंग टू ज़ीरो होता है, लेकिन इनकी जो रेशो है वो डेरिवेटिव होता है, और वो पूरी
पूरी कैलकुलस, सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, हर तरह की फिजिक्स में और इवन इकोनॉमिक्स में भी और बहुत जगहों पर ये चीज़ इस्तेमाल होती है। तो उसका मतलब है कि ये अगर बहुत जगहों पे ये रेशो इस्तेमाल होती है तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट प्लेन वेव के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और इस वजह से ये एतराज़ नहीं है और हम प्लेन वेव के अप्रॉक्सीमेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस्तेमाल करके अब कैलकुलेशन जो करनी है उसमें पहला केस करना है। अच्छा, केस का मतलब याद रखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स तो शायद कहा जा सकता है कि सारी की सारी ही को न्यूटन सेकंड लॉ से शुरू होती है एफ इक्वल टू एम में। तो उसमें केस ये होगा कि एफ इक्वल टू एम में फोर्स का एक्सप्रेशन दे दें। अगेन क्लासिकल मैकेनिक्स भी कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है, वो हर चीज़ नहीं देती। क्लासिकल मैकेनिक्स फोर्स का फार्मूला नहीं, न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स का फार्मूला नहीं देता, न्यूटन सेकंड लॉ मास की वैल्यू नहीं देता एंड सो ऑन। वो अगर गिवन हो तो आप पोजीशन को फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पर कैलकुलेट करते हैं। ये है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स भी, श्रोडिंगर इक्वेशन भी कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है, ये सब कुछ नहीं होगी इसमें। यह है अगर गिवन हो, अगर गिवन क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी श्रोडिंगर इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं देती, वो आपको केस डिसाइड करना होता है। और जो केस, सबसे पहला केस मैंने जिसके लिए कैलकुलेशन की वो है, अभी तक कोई कैलकुलेशन की है, वो है फ्री पार्टिकल P इज इक्वल टू 0, कि अगर किसी रीजन में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये पहला केस था। दूसरा केस है जो कहलाता है पोटेंशियल स्टेप, जिसके लिए आज तक ज़्यादा बात की थी, मैंने टनलिंग की बात की। वो तीसरा केस है, वो बैरियर है। तो उसके लिए पहले वो तीसरा वो ज़्यादा मुश्किल है, तो पहले आपको स्टेप पोटेंशियल समझना होगा, उसके बाद या बैरियर समझ सकते हैं। तो स्टेप पोटेंशियल जो होता है ना, वो इसमें होता है स्टेप, इसको स्टेप कहते हैं। देखें, पोटेंशियल एक फंक्शन है और फंक्शन लाजमी नहीं है कि फंक्शन का मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट के लिए एक डिपेंडेंट, और जो रिलेशनशिप है वो इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में जाने का लाजमी नहीं है कि उसे फॉर्मूले से गिवन हो, किसी भी तरीके से दिया जा सकता है रिलेशनशिप। और स्टेप पोटेंशियल का मतलब है कि ये जो रिलेशन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिलेशनशिप है वो उसके ग्राफ की शेप से दिया जाता है। तो ग्राफ में हॉरिजॉन्टली आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को दे दें और वर्टिकली डिपेंडेंट क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी को कर लें, तो जो ग्राफ की शेप है वो स्टेप है। स्टेप का मतलब होता है एक क्या सीढ़ी, यानी एक, अब सीढ़ी से आप एक कदम रखते हैं तो पहले नीचे और फिर ऊपर जाते हैं। तो नीचे का मतलब ये है कि एक सीढ़ी से पहले, स्टेप से पहले 0 पर होंगे, और उसके बाद एक हाइट जो होगी ना, एक सीढ़ी से ऊपर जाने की हाइट है V0। तो ये जो सीढ़ी, असल में इंग्लिश की टर्म है स्टेप, मेरा ख्याल बेहतर है मैं उसी को इस्तेमाल करूं। तो स्टेप से पहले, और बाउंड्री पर हमने ओरिजिन चूज कर लिया है, तो स्टेप से पहले रीजन 1 उसमें 0 है और उसके बाद V0 है। और V0 की वैल्यू भी श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं देगी, आपको देना होगी, ठीक है। तो अगेन ये कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है। आपको अगर V0 गिवन होगा तो कैलकुलेशन जैसा V0 देंगे आप देंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं देगी, जैसा आप देंगे वैसी कैलकुलेशन होगी। और हमने V0 दिया है कि इस केस में इस जो मैंने कैलकुलेशन करनी है वो ये है कि वो टोटल एनर्जी से कम हो, ज़्यादा भी हो सकता है, वो अलग कैलकुलेशन होगी, लेकिन आज मैं सारी कैलकुलेशन तो नहीं आपके सामने प्रेजेंट कर सकता। जो केस मैंने चूज करके आपके सामने प्रेजेंट करना है उसमें V0 ऐसा दिया है हमने कि वो लेस देन टोटल एनर्जी है। अब इसके मुताबिक अगर कैलकुलेशन करें, इसके मुताबिक जो होगी, अगर आप केस बदल देंगे तो कैलकुलेशन बदल जाएगी। अब ये तस्वीर में देख लें, स्टेप में अभी जो कह रहा था, स्टेप एक सीढ़ी है और उसमें जो सीढ़ी में जो आप एक कदम से दूसरे कदम में जाने में जो आपको हाइट जाएगी वो है V0, और वो टोटल एनर्जी से कम है। तो ये तो आप ये देख लें, ये जो कुछ है ग्राफ में ये अपीयर हो रहा है। अच्छा, ये इसमें कुछ रिजल्ट्स भी मैंने दिखा दिए हैं, लेकिन उनको फिर रिजल्ट आने के बाद मैं दोबारा इस तस्वीर पर आ जाऊँगा। और रिजल्ट डिराइव ऐसे हुए हैं कि जो रीजन 1 है कि जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 चूज की है, पोटेंशियल एनर्जी चूज की जा सकती है जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में है कि एनर्जी की सिर्फ चेंजेस मेजरेबल हैं, और उसमें कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी एनर्जी में कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। और मैंने ऐड करके चॉइस ऐसा किया है कि लेफ्ट रीजन में पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 0 चूज कर लिया है।
जीरो तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई है। श्रोडिंगर इक्वेशन में ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में ये पहली टर्म काइनेटिक एनर्जी टर्म, और उसके बाद दूसरी टर्म आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन में जीरो है, तो दूसरी टर्म जीरो थी। तीसरी ई साइड, ये इक्वेशन मैं पहले भी दिखा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, तो इसके मैं इसको दोबारा टाइम नहीं लेता इसको करने में। तो ये इक्वेशन है, और ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि ये ई पॉजिटिव है, इसमें एनर्जी पॉजिटिव रखी हुई है, तो क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इस क्वांटिटी को के स्क्वायर K1 स्क्वायर का नाम दे दिया। उसकी वजह कि K1 इस वजह से कहे कि इस रीजन दूसरे रीजन में जो होगा K होगा वो K2 होगा, तो फ़र्क करने के लिए इसको K1 कह दिया। और ये जो 1 है, सॉरी ये एक टाइपिंग एरर है, इसको मुझे डिलीट करना होगा। तो ये 1 नहीं है, ये साई 1 है, और ये K1 स्क्वायर है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पहले मैं कर चुका हूँ, और अभी मैंने इसके लिए डिस्कस किया था कि इसका सोल्यूशन साइन और कॉस भी हो सकता है, लेकिन उस केस में तो साइन और कॉस में तो प्रोबेबिलिटी करंट जीरो होगा। लेकिन ये अगेन जो है ना, जो भी गिवन हो उसके मुताबिक कैलकुलेशन करनी होती है, और गिवन ये है कि पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो मैं प्रोबेबिलिटी करंट नॉन जीरो होगा। प्रोबेबिलिटी करंट नॉन जीरो होने का मतलब है कि जो साई होगा ये रियल नहीं होगा बल्कि ई पावर आयोटा के एक्स होगा। और अगर प्लस है तो राइट मूविंग होगा ए वेव, और ये इंसिडेंट वेव है। और अगर माइनस के साथ है तो ये लेफ्ट मूविंग है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। तो ये तो हो गया एक लेफ्ट रीजन में। और उसके बाद राइट रीजन में क्या होगा, जो कि रीजन 2 है, कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी अब इस दफ़ा V0 भी आ गया। पहली टर्म तो वही थी, दूसरी टर्म जीरो थी, और अब दूसरी टर्म V0 है। अब देखें इसमें V0 है। अब आप इसको लेके जाएंगे तो यहाँ जो E था ना, E, अब E के बजाय अब देख रहे हैं E माइनस V0 हो गया। अब यहाँ स्क्वायर डिफाइन करने के वक्त आपको ख्याल करना होगा, और अगले टॉपिक के लिए बहुत ये इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना इस टॉपिक में समझना है, वो ये है कि आप स्क्वायर डिफाइन करते हुए चेक करें कि जिसको स्क्वायर कह रहे हैं वो पॉजिटिव हो, ताकि जो आपकी जो क्वांटिटी है वो इमेजिनरी ना बन जाए, वो रियल रहे, ताकि हमने इसके इस्तेमाल करने हैं कुछ रियल। तो क्योंकि E ग्रेटर देन V0 था तो E माइनस V0 पॉजिटिव है, तो ये जो कुछ है ना पूरा माइनस छोड़कर ये पॉजिटिव है, तो माइनस को माइनस ही रखा है और इसको K2 स्क्वायर का नाम दे दिया है। और K2 स्क्वायर की जरूरत पड़ी तो डेफिनेशन आप इधर देख लीजिएगा, K2 स्क्वायर ये है। और जिस तरीके से ये वजह थी, यही वजूहत हैं कि इसको साई 2 को कम्प्लेक्स लिया है और K बदल गया है, अब ये K2 हो गया है। अब यहाँ A प्लस B था, लेकिन यहाँ C के साथ D नहीं है, यानी रीजन 2 में राइट मूविंग है लेकिन लेफ्ट मूविंग नहीं है। और अगेन उसकी वजह यही है कि श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं बताएगी, हमने जो केस डिसाइड किया होता है उसके मुताबिक हमने कैलकुलेशन करनी होती है। और हमने कैलकुलेशन ये पूरे केस में हमने डिसाइड ये किया है कि पार्टिकल इंसिडेंट लेफ्ट से आ रहा है, तो मतलब राइट से कोई नहीं आ रहा, या ये केस ही हम इसी केस को डिस्कस कर रहे हैं, और इस केस में है राइट से कुछ नहीं आ रहा। उसकी वजह आप कह सकते हैं कि राइट पर कोई सोर्स नहीं है, और अगेन हमने उस केस को डिस्कस करना है जिसमें राइट में सोर्स नहीं है। अगर राइट में कोई सोर्स होता तो कैलकुलेशन के मुताबिक कर लेते। ये क्वांटम मैथ्स नहीं बता रही कि राइट में सोर्स है कि नहीं, ये हम बता रहे हैं। जो हमने केस डिसाइड कर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, केस बदल देंगे, अब कैलकुलेशन नए सिरे से हो जाएगी। लेकिन जो केस मैं कर रहा हूं मैं उसकी तफसील बता रहा हूं, और उसकी तफसील में यह है कि अब आप ये देखिए कि अब आपके पास अननोन कौन से हैं, A B C। अच्छा, आप कहेंगे कि ये जो X है ये भी है, लेकिन ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट में जब रेशोज कैलकुलेट करनी है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कैंसिल हो जाती हैं। तो कुछ जो है ना एक्चुअली जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट में ये कांस्टेंट्स की रेशो से मालूम होगी। वजह मैं अभी आपको कुछ पता है और कुछ मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर आप कांस्टेंट पर कंसंट्रेट करें तो आपके पास 3 कांस्टेंट हैं, A B और C। और अपेरेंटली आपको लगेगा कि 3 अननोन है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए होगी। लेकिन अब मैं बार बार नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट का जो एक्सप्रेशन है उसमें केज की रेशो है और जो कांस्टेंट्स हैं उनकी रेशो है। तो पहली बात ये कि उसमें एक्स नहीं अपीयर होता, तो इस वजह से ना अननोन मैंने सिर्फ A B C कहे थे। एक बात, अब जब रेशोज होंगी तो फिर ये A B C में ना
रेशो दो ही होंगी, एक बी बाई ए और एक सी बाई ए। तो असल में दो अननोन है आपके, बी बाई ए और सी बाई ए, और दो इक्वेशन चाहिए। और दो इक्वेशन आपको ऐसे मिलेंगी कि ये जो वेव फंक्शन है इसकी प्रॉपर्टीज में ये शामिल है कि वेव फंक्शन कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस की कैलकुलस के मुताबिक डेफिनेशन होती है कि जो लेफ्ट पर है जिस पॉइंट से राइट पर भी वही है। अब बाकी जगहों पर तो क्योंकि एक ही फार्मूला है तो लिहाजा कंटिन्यूटी तो रहनी है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी एक हो भी सकती थी, नहीं हो भी सकती थी। और अगर कंटिन्यूटी होनी है तो जो लेफ्ट ये जो ग्रीन में है वेव फंक्शन, ये राइट में जो ब्लू में है इसके बराबर होना चाहिए यहाँ x इक्वल टू 0 पर। तो x 0 पर वैल्यू पुट कर दें तो ये ग्रीन में बनेगा a प्लस बी, एक्स की जगह तो 0 हो गया ना, e पावर 0 1 हो गया, a प्लस बी, और इधर ब्लू से c। और आपको दो इक्वेशन चाहिए, और दूसरी कैसे मिलेगी कि अगर वेव फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। और कैलकुलस में ये डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं होगा तो आप सेकंड डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, और फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब फर्स्ट लेफ्ट पर फर्स्ट डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू डालें, आयोटा के आ जाएगा, और यह माइनस आयोटा के आ जाएगा, ये लेफ्ट से और राइट से आयोटा के टू आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन दो अननोन है, और इनको हमने करना है। अगर आपने मिसाल के तौर पर ए मालूम करना है इन दोनों को, इसको आयोटा के वन से मैं दोनों साइड पर डिवाइड कर दूं तो ये ए प्लस बी, इधर दूसरी इक्वेशन में ए माइनस बी आ जाएगा। और अगर मैं दोनों को ऐड अप कर दूं तो बी ख़त्म हो जाएगा और ए और सी की रेशो आ जाएगी। ये कैलकुलेशन अलजबराई है, आप खुद कर लीजिएगा। तो आपको सिर्फ रिजल्ट बता देता हूँ। सी बाई ए बनेगा ये 2k1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, और उसके बाद सी बाई ए आपको पता है, आपको बी और ये सी है ट्रांसमिटेड और ए है इंसिडेंट, तो सी बाई ए का स्क्वायर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देगा। अब आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब बी बाई ए की रेशो चाहिए। अब बी बाई ए के लिए आप यहाँ से अगर आप ऐड किया तो सेपरेट करेंगे तो फिर ए ख़त्म हो जाएगा, आपको बी और सी की रेशो मिलेगी। अब इस रेशो से भी आप बी बाई ए बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान ये है कि पहली इक्वेशन को आप ए से डिवाइड करें तो बन जाएगा 1 प्लस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए आपको पहले से पता है, यहाँ से आप बी बाई ए फाइंड कर लें तो वो ये बनेगा। और जो अभी मैंने कहा था कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा वो एक रिजल्ट है, मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। एक उसमें जब रेशो में के होता है और एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, तो रेशो में भी क्या होगा, केज की रेशो। अब के तो रिफ्लेक्शन में ये यहाँ दोनों वेव के साथ के वन ही है, तो के की रेशो तो 1 दे देगी, और सिर्फ ये जो होंगे ना कॉन्स्टेंट्स, इनकी रेशो होगी। और ये कॉन्स्टेंट्स क्योंकि रियल हैं, तो अब रियल हैं तो, और हमने डिफाइन इस तरीके से किया था कि k1 और k2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो और ये रियल हो, तो रियल है तो मॉडुलस सिंबल दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आप बी बाई ए की मैंने वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो गया। और ट्रांसमिशन सी बाई ए होगी, तो सी बाई ए तो हर यहाँ में लिखा हुआ है, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में एक एडिशनल फीचर ये होगा कि के भी डिफरेंट है, तो के की रेशो भी इस दफ़ा आ जाएगी k2 और k1। सी बाई ए यहाँ है तो फार्मूला दे दें तो ये आएगा। तो ये तो है रिजल्ट्स। अब कुछ रिजल्ट्स पर कुछ कमेंट हैं जो कि ऑप्शनल हैं, आप समझे या ना समझे। मेरा मेन कैलकुलेशन ये किसी एग्जामिनेशन के लिए आप कर रहे हैं तो आपका सवाल तो हो गया, लेकिन बार कुछ इंटरेस्टिंग है कि कुछ हम रिजल्ट्स भी डिस्कस कर लें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी की चीज़ हो। और वो ये है कि अगर मैं इसको ये जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, अगर मैं इसको रेशो की टर्म में लिखूं तो देखिए रेशो में होगा ये कि जब k1 और k2 दोनों में है h बार बाई एम, रेशो में वो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो निस्बतन सादा होगी। और रेशो में अगर ये मैं कर दूं डिवाइड कर दूं दोनों थ्रू आउट k1 से, तो 1 माइनस k2 डिवाइड बाई k1 होगा। और जो k2 और k1 की रेशो है ना, उसमें जैसे मैंने कहा था अभी कहा है कि वो h बार बाई एम में बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। और k2 में आप देख लें एक्सप्रेशन थोड़ी देर पहले, k2 में ई माइनस वी नॉट था और k1 में ई था, तो ई माइनस वी नॉट डिवाइड बाई ई 1 माइनस वी नॉट ओवर ई। ये तो कैलीग्राफिक के है, और इस तरह करेंगे तो इसकी लैंग्वेज में यहाँ ये जो था 1 माइनस कैलीग्राफिक के 1 प्लस कैलीग्राफिक के स्क्वायर, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में क्या होगा, अगर आप k1 से डिवाइड करेंगे तो ये k1 से डिवाइड कर दिया,
नहीं, यहाँ K1 स्क्वायर से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो आपने इसको भी रेशो में लिखना है। तो K1 स्क्वायर बनेंगे K2/K1, ये आपका कैलीग्राफिक K है तो ये 4 कैलीग्राफिक K डिवाइड 1 प्लस कैलीग्राफिक K, ठीक है, ये है। अब इन दोनों को ऐडअप कर लें। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको ऐडअप करेंगे ना तो यहाँ से आप देख लें, ये अलजबरा है, आप खुद कर लीजिएगा, R और T का सम इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से आप कुछ कम या इसको रिजल्ट याद करने के लिए आप कुछ कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स से भी एग्री करते हैं और क्लासिकल वेव थ्योरी से। तो इसको आप इसकी एक पिक्चर बना सकते हैं मेंटल, कि R+T इक्वल टू 1 का मतलब है कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ और टोटल 100% रहा। अच्छा, और भी कुछ कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं, और वो इस तरीके से कि एक मैं केस लेता हूँ कि ये जो V0 है, ये जो हाइट है, ये अप्रोचिंग टू 0 है। इसका मतलब तो ये है कि स्टेप ख़त्म ही हो गया, और स्टेप ख़त्म हो गया का मतलब ये है कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो ये अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन भी यही कह रही है, क्योंकि अगर V0 0 हो गया है तो फिर आपका ये जो V0 0 हो गया तो ये आपके जो कैलीग्राफिक है ये 1 हो गया है, और 1 - 1 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो गया, कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। जो कि आप ऐसे आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि ये ऐसे ही हो रहा है। और अगर 1 R 0 हो गया तो T 1 है, इसका मतलब सारी की सारी वेव ट्रांसमिट कर गई। ये क्योंकि स्टेप है ही नहीं तो होगी, तो अब आप तो इस तरह असर्ट करना शुरू कर सकते हैं कि नहीं ये रिजल्ट है। हालांकि वैसे ये कैलकुलेशन का रिजल्ट है, लेकिन अगर आप फिजिकल पिक्चर से भी समझना चाहें तो आपको गलत जो पहुंचेगा वो कैलकुलेशन से एग्री करेगा। एक और भी आप फिजिकल पिक्चर बना सकते हैं, और वो ये है कि अगर V0 अप्रोचिंग टू 1 हो, अगर V0 अप्रोचिंग ओके सर, यहाँ मुझे टाइपिंग एरर, यहाँ मुझे V0 अप्रोचिंग टू E लिखना चाहिए था। तो V0 अप्रोचिंग टू अगर E है तो मैं V0 और E की रेशो जो है वो 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो 1 - 1 ये कैलीग्राफिक K 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन 100% हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप इस तरीके से आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि अगर ये गैप V0 ओवर, जैसे मैंने कहा ना, इसको टाइपिंग एरर को करेक्ट कर लें, तो अगर V0 E के बराबर हो गया है तो ये गैप ही ख़त्म हो गया है। तो और गैप ही नहीं है तो फिर आप ये कैलकुलेशन कह रही है कि तो अगर गैप ख़त्म हो गया तो ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगी। तो गैप नहीं है तो कोई चांस नहीं है कि पार्टिकल ट्रांसमिट करेगा। तो इसको भी आप फिजिकल पिक्चर आप बना सकते हैं कि फिर टोटल गैप नहीं है तो फिर टोटल कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी और टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो आप ये कॉमन सेंस भी डेवलप करना शुरू कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कैलकुलेशन से पहले भी। लेकिन बार मैं रिकमेंड ये करूँगा कि एहतियातन यही है कि आप पूरी कैलकुलेशन करने अपने कॉन्सेप्ट को ये वेरीफाई कर लिया करें कि वो कैलकुलेशन से एग्री करे, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट बना सकते हैं और वो कैलकुलेशन से एग्री कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला केस जो है, असल में टनलिंग का लफ्ज़ जिससे मैंने बात शुरू की थी वो एक अगले केस के लिए, और वो केस टर्निंग आंसर है। क्वेश्चन जो है वो कहलाता है बैरियर। ये तीसरा केस है, पहला केस फ्री पार्टिकल, दूसरा स्टेप, तीसरा बैरियर। इस कोर्स में हमने ये किया, ठीक है। बैरियर का मतलब है रुकावट, और रुकावट ये है कि दरमियान में हाइट है, और सिमेट्रिकल बैरियर के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। अगेन मुझे बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमने जैसा केस हम चूज कर लें कैलकुलेशन के मुताबिक होती है। हमने चूज ये किया है कि बैरियर सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल का मतलब हमने ये चूज ये किया है कि जो लेफ्ट पे एनर्जी है तीसरे रीजन में राइट पर वही एनर्जी है। हम डिफरेंट भी चूज कर सकते थे, हमने उसके मुताबिक कैलकुलेशन करते थे, लेकिन जो कैलकुलेशन मैंने करनी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो सिमेट्रिकल है। तो लेफ्ट और राइट, इनिशियल लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में पोटेंशियल एनर्जी एक है, और उसको मैंने 0 चूज कर लिया है। दरमियान में हाइट V0 है, V0 को मैं लेस भी चूज कर सकता था, राइट भी एनर्जी से लेस भी चूज कर सकता था, ज़्यादा भी चूज कर सकता था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर की वजह से जो लिमिटेड टाइम का मैं इस्तेमाल करना है, वो टाइम मैंने इस्तेमाल करना है अगर V0 ग्रेट एनर्जी से ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ एक नए रिजल्ट हैं। अगर V0 एनर्जी से कम हो तो रिजल्ट कोई खास नहीं है, वही जो पिछले केस में थे वही रहेंगे। अब एक नए रिजल्ट है अगर V0 ज़्यादा हो। अब ये देखा बड़े अनयूजुअल सी चीज़ है, क्लासिकल मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ वो काम है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो इस वजह से रिजल्ट में भी कोई क्लासिकल मैकेनिक्स से
बड़ी अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस की आप तवक्को रखें। अब मैं कैलकुलेशन की डिटेल शुरू करता हूँ। तो उसमें ये है कि दो चॉइसेस हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का चॉइस तो मैंने आपको बता दिया कि पहले और तीसरे रीजन में ज़ीरो ले लिया। ओरिजिन का चॉइस ये है कि यहाँ ये करते हैं कि लेफ्ट रीजन पे ज़ीरो ले लिया, और अगर इसकी विड्थ लेफ्ट बाउंड्री पर ओरिजिन ले लिया, और अगर ये विड्थ यहाँ लेफ्ट और राइट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल ए कह दिया है, तो इसको अगर आप पीस वाइज फंक्शन के तौर पर लिखना चाहें इस शेप को, मतलब शेप के जरिए भी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, और कैलकुलेशन में तो शेप के बजाय में फार्मूले डालने होते हैं। तो ये तीन फार्मूले थे। इसका मतलब है कैलकुलस की टर्मिनोलॉजी में तीन पीसेज हैं। पहला पीस हमारे इस चॉइस की वजह से बन गया था एक्स ज़ीरो के लेफ्ट पर नेगेटिव में। तो पहले रीजन में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, चूज की हुई ज़ीरो है, और अगर यहाँ ज़ीरो है तो दूसरे रीजन में वी नॉट है, और वी नॉट यानी ज़ीरो से ए के दरमियान, जैसे ये रीजन 2 है, और रीजन 3 में ए से राइट पर ये दोबारा ज़ीरो है। तो ये तो है हमारा केस, ठीक है। अब केस की कैलकुलेशन अब अगले में करते हैं। अब ये क्योंकि तीन रीजन है तो तीन कैलकुलेशन होगी। अब ये कैलकुलेशन 2-3 दफ़ा मैं कर चुका हूँ, तो ये मैंने बहुत कंजस्टेड भी कर दिया है। होपफुली कोई बड़ा आपके लिए मसला नहीं होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये कैलकुलेशन 2-3 दफ़ा पहले हो चुकी है। तो अगर आप डिटेल से पहले ही फेमिलियर हैं तो आप इस माइनर डिटेल से भी उम्मीद है घबराएंगे नहीं, ठीक है। और वो ये है कि ये इक्वेशन मैं पहले कर चुका हूँ, और लेफ्ट रीजन में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो ये इक्वेशन पहले भी हो चुकी है। और ये जिन वजह से पहले था ये तो पिछले केस में भी था, तो लेफ्ट रीजन में मेरा ख्याल है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये वो है सवाए इसके कि यहाँ जो K1 था उसको मैंने दोबारा K कर दिया है, क्योंकि राइट रीजन में जो K होगा उन दोनों को मैं K नहीं कह रहा। राइट रीजन में जहाँ K आना है उसको मैंने बीटा का नाम दे दिया है। मैंने लेटर बदले, मैं क्यों बदला मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ K1 की बजाय K दोबारा K कहने के अलावा कोई नई बात नहीं है। तो ये इक्वेशन तो वही है जो कि पिछले केस में थी। अच्छा, रीजन 2 में वी नॉट आ गया, ये भी पिछले केस में भी था, और यहाँ तक भी वही है जो कि पिछले केस में है सोल्यूशन भी। लेकिन एक दफ़ा याद रखें, इस दफ़ा क्योंकि वी नॉट ग्रेटर देन ई है तो ई माइनस वी नॉट पॉजिटिव है नेगेटिव है, सोचिए। वी नॉट बड़ा है, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी करेंगे तो ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, और नेगेटिव को मैं स्क्वायर का नाम नहीं देता, वजह मैं बताता हूँ टीवी। तो इस नेगेटिव के साथ इस नेगेटिव को शामिल करके जो टोटल है उसको बीटा स्क्वायर का नाम दे दिया। तो ये सबसे अहम चीज़ है इन पूरे ये दोनों केसेस में, ठीक है। स्क्वायर सिर्फ उसको कहना है जो पॉजिटिव है, और अगर आपने इस पॉजिटिव का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो सोल्यूशन होगा वो ई पावर बीटा होगा। इसमें आयोटा नहीं होगा, क्योंकि आयोटा तो 2 दफ़ा आयोटा के माइनस दे देता, और यह हमारे पास प्लस है। तो या तो ई पावर बीटा एक्स होगा, ये पावर माइनस बीटा एक्स होगा, और साथ कोफिशिएंट सी एंड डी होंगे। अच्छा, ये मैंने लेटर इस वजह से बताया है कि तो वेव नंबर के लिए होता है। तो ये तो वेव नंबर है, क्योंकि इनिशियल पहले रीजन में वेव है जो कि ट्रैवल कर रही है। ये मैं कई दफ़ा बातें कर चुका हूँ कि क्योंकि ट्रैवल करने का मतलब इसका प्रोबेबिलिटी करंट नॉन ज़ीरो है। ये मिडिल रीजन में जो वेव है, क्योंकि इसका वेव फंक्शन रियल है तो ये इसका प्रोबेबिलिटी करंट ज़ीरो है। और ये भी मैंने कैलकुलेशन अभी दिखाई है आज में, ठीक है, कि अगर साई रियल हो तो प्रोबेबिलिटी करंट ज़ीरो होता है। क्योंकि ज़ीरो तो ये ट्रैवल ही नहीं कर रही, तो क्योंकि ट्रैवल नहीं कर रही तो इसका कोई वेव नंबर नहीं होगा। तो इस वजह से वेव नंबर के बजाय लेटर बीटा कर दिया। ये होगा रीजन 2। रीजन 3 में कोई नई बात नहीं है, वही इक्वेशन है जो रीजन में है। कैलकुलस कोई नया नहीं है, सारी वजूहत वही हैं, सवाए इसके कि एफ तो रीजन 3 में राइट मूविंग ऑन थी ट्रांसमिटेड, और जी नहीं है क्योंकि हमने चूज वो केस किया है जिसमें राइट से कुछ नहीं आ रहा। अब इस केस के मुताबिक कैलकुलेशन करें तो क्या होगा। अब आपके पास अननोन है ए बी सी डी और एफ। अब आपके 5 क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स हैं वो रेशोज होती हैं। तो 5 क्वांटिटीज में रेशो 4 बनेगी, बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए और एफ बाई ए। 4 क्वांटिटीज के लिए आपको 4 इक्वेशन चाहिए, और पिछले केस में 2 इक्वेशन थी, 2 अननोन थे, यहाँ 4 अननोन है। तो 4 इक्वेशन 4 अननोन इस वजह से मिलेंगी कि एक बाउंड्री से 2 मिली थी। तो यहाँ क्योंकि 2 बाउंड्रीज हैं,
रीजन 1 और रीजन 2 के दरमियान और रीजन 2 और रीजन 3 के दरमियान। तो हर बाउंड्री से 2 इक्वेशन, 2 बाउंड्री से 4 इक्वेशंस। इस पहली बाउंड्री रीजन 1 और रीजन 2 में इसके लेफ्ट पर रीजन 1 है और वो इसको चूज कर दिया 0 पर, तो ये लेफ्ट पर होगा a+b और राइट पर c+d। और डेरिवेटिव लेने के बाद भी कंटिन्यूस होंगे, तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद x को 0 लगेंगे तो iota ka हो जाएगा और माइनस iota kb हो जाएगा। और यहाँ होगा बीटा c और यहाँ माइनस डी बीटा x = 0। ये तो हो गया ये लेफ्ट और मिडल। अब मिडल और राइट का कंपैरिजन करें, ये भी इनकी बाउंड्री पर भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन वो जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी यहाँ से तो मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेट शुरू हो जाता है, उसको हम 0 पर चूज नहीं कर सकते, तो आप x की जगह बाउंड्री के लिए a लगाना होगा, तो कैलकुलेशन भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन बार मैं बताता हूँ क्या होगा। x = a पर वेव फंक्शन कंटिन्यूस, ये पिंक और ब्लू की वैल्यू सेम हो जाएगी x = a, तो पिंक हो जाएगा x की जगह a है c e⁻β_a और d e⁻−β_a, और ये राइट में ये जो ब्लू है ये हो जाएगा f(e⁻iota_k_a। ये तो हो गया वे फंक्शन कंटिन्यूस। और डेरिवेटिव कंटिन्यूस, डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू लगाएं तो ये आप कैलकुलेशन देख लें, ये हो जाएगी। अब 4 इक्वेशन, 4 अननोन हैं। अब आपको जो है ना ठीक कैलकुलेशन आप ये नहीं ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमने कैलकुलेट करना है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वो किन की रेशो होगा। ये जो है ना ये इंसिडेंट है और ट्रांसमिटेड f है, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट f और a की रेशो होगी। लेकिन अलजबरा आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप इसमें से सिर्फ f और a को रखें, f से a के दरमियान आप c और d आपको चाहिए नहीं, लेकिन अलजबरा में कोई तरीका नहीं है डायरेक्टली a से f को रिलेट करने का। आपको पहले a और b को c और d से रिलेट करना होगा। और वो कैसे? वो ये कि पहली 2 इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो आप ऐड करेंगे a मिलेगा c एंड d की टर्म में, सेपरेट करेंगे b मिलेगा c एंड d की टर्म में, और उसके बाद ये जो c एंड d है फिर इनको f से रिलेट करना होगा, और वो अगेन इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो c मिलेगा f की टर्म में, सेपरेट करेंगे तो d मिलेगा f की टर्म में। तो टोटल प्लान ये है, ये मैं इसकी डिटेल में टाइम नहीं लेता। a b रिप्लेस हो गया c d से, फिर बाद में यहाँ ऐड से c d f से रिप्लेस हो गए हैं, तो ओवरऑल a मैं रिपीट कर रहा हूँ ए बी सी डी से रिलेट हो गए और फिर सी डी एफ से रिलेट हो गए, तो आखिरकार कैलकुलेशन में एफ ए से रिलेट हो गया और वो है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। जो के की रेशो है वो 1 है। उसकी वजह यह है कि जो लेफ्ट रीजन है और जो राइट रीजन है इन दोनों में के क्योंकि सेम है तो के की रेशो तो 1 है, तो मैं एफ ओवर ए चाहिए। अब मैं आपको कैलकुलेशन तो उसका अलजबरा है, तो उसमें अगर मैं आपको डिस्क्राइब भी करूंगा तो कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रिजल्ट के कुछ फीचर बता देता हूँ। रिजल्ट एक्चुअल एक्सप्रेशन आपको मिसाल के तौर पर उस किताब में मिल जाएगा जिसकी मदद से मैं पढ़ाता हूँ ये कोर्स, क्वांटम मैकेनिक्स बाय जेटली, और भी किताबों में मिल जाएगा। बड़ा लेंथी एक्सप्रेशन है तो मैं उसके लिखने पर टाइम नहीं बताता, मैं सिर्फ आपको सिर्फ उसके बताता हूँ कि उस रिजल्ट के कुछ फीचर बता देता हूँ। और वो ये है कि ये जो चीज़ है जब मैंने बात शुरू की थी कि ये लगेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स टनलिंग का मतलब एक पार्टिकल एक रीजन में अपीयर हुआ, बाद में दूसरे में जो और उसने ट्रैवल नहीं किया, तो वो ये था इस रीजन से ए बी रीजन से एफ रीजन में चला गया, दान में ये जो मिडल रीजन में इसमें ट्रैवल तो नहीं किया ना, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी का 0 था। ठीक है, अब अगर कोई इसका मतलब ये कहे कि क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रही है कि डेली लाइफ में हम एक दीवार के परे जा सकते हैं, यदि इसको आप दीवार समझ लीजिए क्योंकि यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते, तो और अगर ये बात हो क्वांटम की ये प्रिडिक्शन हो, तो हमें आपको सबको पता है कि ये ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये मुमकिन नहीं है। तो अगर ये बात हो तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑब्जर्वेशन से क्लैश करेगी। तो जवाब ये है कि क्वांटम ऑब्जर्वेशन से क्लैश नहीं करती, और ये देखने के लिए आपको जो भी रिजल्ट होगा उसकी क्लासिकल लिमिट, डेली लाइफ की लिमिट लेना होगी। अब क्लासिकल लिमिट रिलेटिविटी की वजह से पहले तो आप वो देखें, समझना शायद सबसे आसान हो। रिलेटिविटी में क्लासिकल लिमिट होती है, डेली लाइफ की लिमिट होती है कि जिससे हर स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम हो।
लेकिन हर स्पीड को अपने कम लेने के बजाय आप इस तरह कह देंगे एक ही दफ़ा वेलोसिटी ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट को इन्फिनिटी ले लिया, उसके मुकाबले में सब कुछ जीरो हो जाएंगे। अब क्वांटम मैकेनिक्स पर अब असल में तो मैं कांस्टेंट सी नहीं, एच बार है, और एच बार बहुत छोटा है, हर क्वांटिटी उसके मुकाबले में बड़ी है, तो हर क्वांटिटी का अलग अलग करने के बजाय कहते हैं एच बार बहुत छोटा है तो एच बार अप्रोचिंग टू जीरो है। अभी जो कैलकुलेशन है, मैं आपके सामने कैलकुलेशन का रिजल्ट नहीं दिखा सकता, उसमें अगर मैं एच बार अप्रोच टू जीरो कैलकुलेशन करूँ, रिमेंबर आपकी कैलकुलेशन में, अब आपकी कैलकुलेशन में के की डेफिनेशन में भी, बीटा की डेफिनेशन में भी एच बार आ रहा था। अगर आप कैलकुलेशन करें, मैं आपको सिर्फ रिजल्ट बताने का टाइम है, अब ये कि उस केस में जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाएगा। और एक आध कैलकुलेशन मैंने किसी में लोग कहते हैं कि 10 की पावर -40 हो जाएगा, इस तरह की चीज़ हो जाएगी, जो कि जिसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आप ये कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है। और ठीक है, यानी डेली लाइफ में एक दीवार से लेफ्ट से दूसरी राइट में जाना क्वांटम मैकेनिक्स भी कह रही है इम्पॉसिबल है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के ऑब्जर्वेशन से कोई क्लैश नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो डेली लाइफ के बारे में, और डेली लाइफ के बारे में प्रिडिक्शन यही है कि ठीक है इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने सिर्फ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट किया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इस दफ़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले केस में हमने जो स्टेप ने देखा था कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का सम 1 है। अब मैं कुछ जनरल आर्गूमेंट दे सकता हूँ कि वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं था उस केस के लिए, ये जनरली ट्रू है, जो मर्जी केस हो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का सम 1 होगा। और वो इस तरीके से कि ये तो मैंने एक आपकी दूसरा मिसाल है, यहाँ दरम्यान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्क नहीं, कुछ प्रोसेस है, मिसाल के तौर पर स्टेप हो गया, बैरियर हो, कोई और केस हो, लेफ्ट तो होगा ही, राइट तो होगा ही, दरम्यान में जो मर्जी हो। अगर लेफ्ट होगा तो ये प्रोबेबिलिटी करंट ये होगा, राइट मूविंग, और इसी रीजन में, लेफ्ट रीजन में ही रिफ्लेक्टेड करंट ये होगा, और जो क्योंकि रेशो तो ये इनकी सेम होगी, 1 हो जाएगी, और ट्रांसमिटेड क्या, ट्रांसमिटेड करंट ये होगा, ये के और एम स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि करंट कंजर्वेशन के मुताबिक जितना भी करंट आ रहा था दरम्यान में, जो भी कुछ हुआ, इनिशियली कितना करंट आ रहा था, ये राइट मूविंग और ये लेफ्ट मूविंग, इन दोनों का सम कर लें, ये है लेफ्ट रीजन में, मिडिल में जो मर्जी हो, और राइट रीजन में ये होगा, ये प्रोबेबिलिटी करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये होगा, अब जो भी इनिशियल है वो टोटल फाइनल के बराबर होगा, तो अगर आप इनिशियल और फाइनल को बराबर करें और उसके बाद ये जो ये राइट, इन दोनों का सम करें, ये इसके बराबर है, और आप इस क्वांटिटी को थ्रू आउट पहली टर्म से डिवाइड कर देंगे तो पहली टर्म तो 1 हो जाएगी, और उसके बाद जब अगर आप देखेंगे ना, जब आप 1 करेंगे तो पता चलेगा दूसरी टर्म जो है ना, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बन गई है, और जो तीसरी टर्म में डिवाइड करने के बाद ये ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट बन गई है, तो 1 - r = 2, तो 1 = r + t। तो ये जनरली भी वैलिड है, ये सिर्फ स्टेप में इत्तेफाक नहीं था। तो इस वजह से बैरियर के लिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट काफ़ी है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो रिजल्ट है, मैं कुछ ये इसके मैं सिर्फ अब ये मैं रिजल्ट आपको बता चुका हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है, लेकिन जब एतराज़ किया जाता है, मैंने जवाब तो बता दिया कि क्लासिक के ऑब्जर्वेशन से ये रिजल्ट क्लैश नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहता है, तो वो कहते हैं कि जी मैं सिर्फ रिजल्ट बताएं, हमें कुछ कॉन्सेप्ट बनाएं, कुछ इंट्यूशन, बहुत सारे मुझे जो लफ्ज़ मैंने सुनता हूँ कि इंट्यूशन होना चाहिए, हो क्या रहा है ये भी तो बताएं, इसको आप कह सकते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग भी बताएं। तो अगर इन सवालों का, और एक में इससे पूछा गया कि नॉन फिजिसिस्ट को आप कैसे बताएंगे, तो इन सारी चीज़ों के जवाब में जो मेरी जो क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन किए तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। उनमें से पहली कोशिश तो ये है कि देखिए, ये जो है ना, ये असल में ये मसला इस वजह से पैदा होता है, पता मैं बताता हूँ एतराज़ क्या है। एतराज़ ये किया जाता है कि जी क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि पार्टिकल मूव कर रहा था, मिडिल में मूव नहीं कर रहा, और फिर दोबारा मूव करना शुरू हो गया, तो ये कैसे हो सकता है? तो असल में जवाब तो ये है कि मूव का लफ्ज़ तो क्वांटम मैकेनिक्स का लफ्ज़ नहीं है, किसी कैलकुलेशन में तो MOVE नहीं आता, कैलकुलेशन में तो प्रोबेबिलिटी करंट है। अब अगर प्रोबेबिलिटी करंट नॉन ज़ीरो था, फिर ज़ीरो हो गया, फिर नॉन ज़ीरो हो गया, तो देखें प्रोबेबिलिटी करंट वेलोसिटी जो होती है ना क्लासिकल मैकेनिक्स में, अगर वो नॉन ज़ीरो हो तो आप कह सकते हैं पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। प्रोबेबिलिटी करंट कोई पोजीशन टाइम के साथ चेंज होना तो नहीं है, क्वांटिटी है,
उसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी करंट नॉन जीरो होने का मतलब ये है कि कुछ फ्लो कर रहा है, और मिडिल में प्रोबेबिलिटी करंट जीरो का मतलब फ्लो ख़त्म हो गया। फ्लो ख़त्म होने का आप ये कह सकते हैं कि ये जो जो करंट था वो फ्रीज़ कर गया। जो सर्दियों में चीज़ें फ्रीज़ हो जाती हैं और गर्मी आने पर वो फ्रीज़ जो है वो दोबारा फ्लो कर सकता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं। बस इतना याद रखें कि जो फ्लो करेगा उसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी होगी, और प्रोबेबिलिटी किस बात की, कि डिटेक्शन की। तो ये चीज़ों का ख्याल करें तो आप फ्लो से समझ सकते हैं। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि देखें ये वेव है जो इधर से लेफ्ट रीजन से मिडल में और फिर राइट, लेफ्ट में भी वेव है और राइट में भी वेव है, दरम्यान में कुछ नहीं है, चलें इस तरह कह लें। अब वेव मैं कहता एक वेव हो सकती है लाइट वेव। अब दरम्यान में फ़र्क करें, अब मिडल में ना आप इस तरह कह दें कि कोई ऐसा शीशा है जो कि बहुत डेंस है, या बहुत फॉग है दरम्यान में, ठीक है, तो धुंध है या क्या है, ठीक है, या वो एक होता है ओपेक, एक लफ्ज़ होता है इंग्लिश में, आप जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई बहुत शीशा है जिसमें से लाइट पूरी तरह नहीं जा सकती, सिर्फ लाइट थोड़ा सा पार्ट जा सकता है। तो उसमें क्या होगा, थोड़ी सी लाइट का एक पार्ट जाएगा, तो अब यही है प्रोबेबिलिटी वेव का एक पार्ट जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का फर्क ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 10% है, तो प्रोबेबिलिटी वेव 10% जो होगी ना, वो 10% लाइट, वो जिसे कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं रोशनी छिन कर जाएगी, तो 10% छिन पर जाएगी। तो जब रोशनी जाएगी तो प्रोबेबिलिटी जाएगी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जाएगी तो उसका मतलब है कि पार्टिकल राइट में भी अपीयर हो सकता है। अब राइट में अपीयर होने की वजह से मैं एक दूसरी एक अंडरस्टैंडिंग की कोशिश आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, और वो ये है कि ये ऐसे है कि जैसे पार्टिकल पहले लेफ्ट पे अपीयर हुआ, फिर राइट पर अपीयर हुआ। ये ऐसे है कि जिस तरह आपने ना डाइस में किया, एक दफ़ा पहले 1 आ गया, फिर अगली दफ़ा किया तो 6 आ गया, फिर अगली दफ़ा किया तो अगर फॉर 3 आ गया, तो उसका मतलब है लेफ्ट पे अपीयर हो गया, और एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अच्छा, कई लोग कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में पज़ल कई ऐसे हैं, एक मशहूर एक लिस्ट है कि जी 5 पज़ल हैं। मेरे ख्याल में ये मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग में कहूँगा, क्वांटम मैकेनिक्स में पज़ल कोई 5 वगैरह नहीं है, सिर्फ एक पज़ल है और वो कहलाता है वेव फंक्शन कोलैप्स। कि वेव फंक्शन है, एक्सपेरिमेंट से पहले कुछ भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और एक्सपेरिमेंट उनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी अपीयर होगी, बस एक। ये जो 5 पज़ल वगैरह है, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब लोगों की अगर क्वांटम मैकेनिक्स से कम ज़्यादा हो तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि एक ही पज़ल है, और वो ये है कि पहले कई पॉसिबिलिटीज़ थी, लेफ़्ट की पॉसिबिलिटी थी, राइट की भी थी। मेजर किया तो इनमें से कोई एक आ जाएगी। एक दफ़ा मेजर किया लेफ़्ट पे आ गया, दूसरी दफ़ा मेजर किया राइट पे आ गया, तीसरी दफ़ा मेजर किया कुछ पता नहीं है, पर लेफ़्ट में होने की भी एक प्रॉबिलिटी वो बता देगी, राइट पर की भी प्रॉबिलिटी बता देगी। ये क्वांटम मैकेनिक्स है। बाकी प्रेजेंट करने को लोग अगर जैसे मर्जी प्रेजेंट करें, एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो मर्जी कर दें, लेकिन मैं तो क्वांटम मैकेनिक्स बदलने पर तैयार नहीं हूँ। जो असल क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये जो मैंने पेश किया है, ये आपको इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, सॉरी, लेकिन है यही। अगर कुछ बदलना है तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स नहीं होगी। ओके, अच्छा, अब फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन कर ली, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए फिर भी एक सरप्राइजिंग ज़रूर रहेगा। तो इस केस में स्पेशली एक बताने की ज़रूरत ये है कि ये जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है। ये टनलिंग जो है ना, टनलिंग जिस तरह कहते हैं, टनलिंग वैसे तो एक टनल जो होता है वो तो उसमें आप लेफ्ट से राइट टनल के दरम्यान ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये जो कुछ यहाँ हो रहा है यहाँ ट्रैवल नहीं है, दरम्यान प्रोबेबिलिटी करंट 0 है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है क्वांटम मैकेनिक के लिए, उसके लिए इंग्लिश में जो नियरेस्ट वर्ड है वो टनलिंग है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऐसे है कि ये जो मैंने बताया था ना कि पोटेंशियल में ये बात तो बैरियर में होता है ना, एक 3 रीजन होते हैं, एक लेफ्ट और मिडल और राइट। तो वो रीजन में एक जगह जो है ना अल्फा रेडियो एक्टिविटी में सपोज इनिशियली 236 न्यूक्लियन थे, तो अल्फा पार्टिकल में 4 हो गए और बाकी रह गए 232। अब इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस सेंटर मास के डिस्टेंस आर हो, तो आर के फंक्शन के तौर पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें वो अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव होगी, क्योंकि क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होती है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगी। और इसके ऊपर ही पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके ऊपर ही पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों के ऊपर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी।
तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, नेट जो है ना वो वही बन जाता है कि अब अगर नेट पॉजिटिव है तो नेट रिपल्शन है, तो अगर रिपल्शन होनी तो इनको फौरन इंस्टेंटली टूट कर दूर चले जाना चाहिए। और अगर नेट अट्रैक्शन है तो फिर कभी सेपरेट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि ये सेपरेट होते हैं ऑन द एवरेज साल में एक आध दफ़ा, या हो सकता है 10 साल में एक आध दफ़ा। तो इतना टाइम क्यों लेता है, ये पजल है। और इस पजल का जवाब क्वांटम मैकेनिक्स में ही है, और जवाब वो ये जो इस लेक्चर में पढ़ाया है कि ये टनलिंग है, और टनलिंग में 3 रीजन होते हैं। और यहाँ रीजन जो है ना मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। रीजन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ये लार्ज रीजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, ये लेफ्ट में नेगेटिव है। और यहाँ अगर एनर्जी ये है तो ये 3 रीजन बन गए ना। ये मिडल रीजन में जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, और ये राइट रीजन है, और ये लेफ्ट रीजन है। तो कुछ इस तरह की चीज़ ही होगी जो कि हमने इसमें पढ़ा है इस आज के लेक्चर में। और इसका मतलब है कुछ ट्रांसमिशन यहाँ इस रीजन से दरम्यान में इम्पॉसिबल है ट्रैवल करना, यानी प्रोबेबिलिटी करंट 0 है। लेकिन लेफ्ट पर भी प्रोबेबिलिटी करंट नॉन जीरो, इसका मतलब यहाँ भी ट्रैवल है, और पार्टिकल यहाँ ट्रैवल करता है, यहाँ 0 नो ट्रैवल, और फिर दोबारा ट्रैवल। अब ये लेफ्ट से राइट में ट्रैवल करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहलाती है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, और अगर आपने जवाब दे दिया इसका मतलब है कि आप ये सारी बात समझ गए। और वो ये है कि अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ज़्यादा हो, यानी ट्रैवल यहाँ से यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, तो ये जल्दी डिके करेगा या लेट डिके करेगा। अगर जल्दी डिके करेगा तो उसकी हाफ लाइफ कम होगी। तो कम या कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो जवाब यह है कि अगर ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो ये जल्दी डिके करेगा और हाफ लाइफ कम होगी। और एक्चुअली ये देखा गया है, ये जो भी कुछ है। और अब तो मतलब डिटेल कैलकुलेशन भी एक्सपेरिमेंट से एग्री करती होंगी। तो इसका मतलब अगर ये पजलिंग भी थी तो कम से कम इस केस में ये एक्सपेरिमेंट भी आपको बताने के लिए मौजूद है कि ये पजल है जो भी है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। और यही कुछ मैंने इस लेक्चर में बताना था, और अब कंक्लूड करके मैं ख़त्म करता हूँ। तो ये समरी दोबारा है कि रिपीट है कि इसमें हमने क्या क्या हमने पढ़ा इस लेक्चर में। पहले तो ये पढ़ा कि प्लेन वेव जो है ना उसकी अप्रॉक्सीमेशन को पढ़ा, ठीक है। और फिर ये कि हमने 2 केसेस पढ़े, एक स्टेप और एक बैरियर, और इन दोनों के लिए ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पढ़े। और बैरियर के लिए जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो उसको इंग्लिश में क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कहते हैं। और इसकी ऑब्जर्वेशनली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है जो कि अल्फा रेडियोएक्टिविटी है। तो इस लेक्चर में इतना ही, तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं।